नमस्कार दोस्तों, द हिमांशु टॉक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दो इंपॉर्टेंट खबर कवर करेंगे। सबसे पहले ये कि जो आरोप लगते आ रहे हैं बीजेपी पे कि हमारे उपराष्ट्रपति या यूं कहें कि भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपना इस्तीफा दिए नहीं। दोस्तों, उनका इस्तीफा लिया गया था बीजेपी द्वारा, ये आरोप लग रहा है और इस आरोप में कितनी सच्चाई है इसको भी समझेंगे और साथ में इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि जब उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे दिए, उनका पद खाली हुआ, बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार अनाउंस किए गए, तब से दोस्तों लगातार विरोध हो रहे हैं कि पूरी सरकार पर आरएसएस का कब्जा होने जा रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है दोस्तों, इसको भी समझेंगे इस वीडियो में और साथ में विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं उनमें क्या खासियत है और क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि बीजेपी के उम्मीदवार के बिल्कुल टक्कर के उम्मीदवार विपक्षी पार्टियां खड़ा कर दी हैं। इसमें कितनी सच्चाई है इसको भी हम लोग समझेंगे, तो पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं अपने उपराष्ट्रपति या यूं कहें कि भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। दोस्तों, बिल्कुल ये बात सही है कि जगदीप धनखड़ का स्वास्थ्य तो वजह नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पूरे दिन मानसून सत्र चला और जगदीप धनखड़ जी मौजूद भी थे, फिर अचानक जाते हैं और अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। दरअसल दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं दाल में काला तो है, क्योंकि आप देखते थे कि जगदीप धनखड़ पिछले कुछ दिनों से लगातार आप देखें कि बीजेपी के विरोध में बोल रहे थे। दोस्तों, एक सार्वजनिक मंच पे शिवराज सिंह चौहान भी थे जो कि कैबिनेट कृषि मंत्री हैं, उनको साफ साफ नसीहत देते हुए नजर आ रहे थे जगदीप धनखड़ और कह रहे थे कि आप किसान हैं, भारत की सबसे बड़ी एक तरीके से किसान मंडी आपके पास है, लेकिन फिर भी आप किसानों के लिए बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप एक बार किसानों पर ध्यान दीजिए, तभी किसानों का उत्थान होगा। और ऐसे ही आप देखेंगे कि उनके जो बयान है लगातार आ रहे थे बीजेपी के विरोध में। और दोस्तों, आप सभी को तो पता है, बीजेपी हो या मोदी जी हो, इनको विरोधी नहीं पसंद है, इनकी जो आलोचना करते हैं वो बिल्कुल इनको पसंद नहीं है। और आप देख रहे हैं कि उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ गया। अब दोस्तों, यहां पे थोड़ा सा दूसरी खबर आप लोग समझिएगा कि जब उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे दिए तो उनका पद खाली होता है और बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार चुने जाते हैं सीपी राधाकृष्णन। सबसे पहले दोस्तों ये आप समझिए कि जो बीजेपी की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, इनकी ऐसी क्या विशेषता है कि बीजेपी इन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुनी है। सबसे पहले दोस्तों, सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से बीजेपी के अध्यक्ष हैं और साथ में जो आपके सीपी राधाकृष्णन हैं ये आरएसएस के मेंबर हैं दोस्तों। और तभी से बीजेपी पर ये आरोप लगने लगा कि पूरी बीजेपी पर या यूं कहें कि सरकार पर आरएसएस का कब्जा होने जा रहा है। दरअसल दोस्तों, यहां पे हम आपको एक लिस्ट दिखा रहे हैं जिसमें यह पता चलेगा कि पूरी सरकार, वर्तमान सरकार में कितने जो कि आरएसएस के मेंबर हैं, आप इसे पहले देखिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो बिल्कुल राष्ट्रपति पद पे ये आसीन है और इनका प्रारंभिक जुड़ाव किससे है तो राष्ट्र सेविका समिति, यानी ये भी संघ की मेंबर है। और यदि बात करें सीपी राधाकृष्णन जो अभी उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं और जिनके जीतने की भी बिल्कुल संभावना बताई जा रही है क्योंकि सत्ता पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो ये इनका भी जुड़ाव दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से है। अगर यही बात करें कि नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये भी आरएसएस के मेंबर हैं। और यदि बात करें अमित शाह तो जो कि गृह मंत्री हैं, ये भी आरएसएस के और एबीवीपी के मेंबर हैं। और दोस्तों, यही बात करें यदि राजनाथ सिंह की जो रक्षा मंत्री हैं वो भी आरएसएस के मेंबर हैं। यदि ओम बिरला की बात करें जो लोक स्पीकर हैं लोकसभा में, ये भी आरएसएस के मेंबर हैं। यदि बात करें नितिन गडकरी की, जो कि दोस्तों यहां पे आप देखेंगे कि नितिन गडकरी केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं, ये भी आपके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मेंबर हैं। और इसी प्रकार अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करें जो कि वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, ये भी आरएसएस के मेंबर है। और ये लिस्ट बड़ी लंबी है दोस्तों, आप देखेंगे कि पूरे जो टॉप सरकार में बैठे टॉप जो मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, सब के सब दोस्तों आप देखेंगे कि वो आरएसएस के मेंबर हैं। और तभी से ये आरोप लगने लगा कि अब सरकार में बिल्कुल आरएसएस का एक तरीके से प्रतिनिधित्व बढ़ गया। और आप सभी को पता है मोदी जी अभी हाल फिलहाल में 15 अगस्त के दिन लाल किले के प्राचीर से भाषण दे रहे थे, जनता को संबोधित कर रहे थे, यहां तक कि भारत के जनता को संबोधित कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, अपने भाषण में वो किसी खास व्यक्ति या खास संगठन को खुश करने का प्रयास कर रहे थे, ये आरोप लग रहा था। आज
मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहे। और दोस्तों, इसी को देखते हुए आप देखेंगे कि जयराम रमेश साफ साफ लिखते हैं कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में, यानी लाल किले से जो अपना भाषण दे रहे थे 15 अगस्त के दिन, आरएसएस का जिक्र मोहन भागवत को खुश करने के लिए किए थे। दोस्तों, यह बहुत बड़ा आरोप है जयराम रमेश और विपक्षी पार्टियों की तरफ से। दरअसल दोस्तों, यहां पे थोड़ा सा आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर वो कौन से कारण हैं कि लाल किला के प्राचीर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को किसी एक विशेष संगठन का दोस्तों बड़ाई करनी पड़ी, उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें हाँकनी पड़ी। दरअसल दोस्तों, यहां पे बात कुछ ऐसा है कि पूरे बीजेपी का अगर संगठन को देखेंगे तो उसका अगर कोई नया चुनाव होना रहता है या फिर उसमें कोई नया पद किसी को देना रहता है तो वो सुनिश्चित कौन करता है? आरएसएस। ये बहुत दिनों से आरोप भी लगता आ रहा था और अभी हाल फिलहाल के कुछ दिनों में मोदी जी में और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत में ठीक ठाक बातें बन नहीं रही थी दोस्तों, और प्रधानमंत्री बिल्कुल लाल किले से तारीफ करके मोहन भागवत जी को अपने पक्ष में कर लिए। अब आप कहेंगे कि पक्ष में करने की क्या बात आ गई? दरअसल दोस्तों, मोहन भागवत का अभी हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें मोहन भागवत कह रहे थे कि अगर 75 वर्ष पूरी हो जाए किसी राजनेता की तो उसे अपने राजनीतिक जीवन से इस्तीफा दे देना चाहिए। और मोदी जी की उम्र जो दोस्तों है वो इसी सितंबर में 75 वर्ष पूरा होने जा रही है। तो साफ साफ यहां पे एक कनेक्शन दिख रहा था कि मोहन भागवत मोदी जी के लिए ही बोल रहे हैं इनडायरेक्टली, और मोदी जी को भैया ये बातें रास नहीं आई, और जो जहां भारत को संबोधित करना था लाल किले से, वहां आरएसएस की तारीफ कर आए। और दोस्तों, इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी अपने आप में बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, और ये क्या किए कि एक आरएसएस के मेंबर को उठाते हैं और भारत के सबसे सर्वोच्च पद पर आसीन कर देते हैं। और तभी से दोस्तों आरोप लगने लगा कि अब पूरी भाजपा जो कि आरएसएस को बैठाना चाहती है संवैधानिक पदों पर। दोस्तों, ये समझिए आप कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं वो कौन है? तो सबसे पहले आप देख रहे हैं बी सुदर्शन रेड्डी, जो कि दोस्तों पूर्व जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और एक जो कि कहा जा रहा था ऐसा कि बीजेपी जो अपना राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुनी है राधा कृष्णन जी को, उनके टक्कर में विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है। आप दोस्तों देख रहे हैं कि जो विपक्ष ने उम्मीदवार उतारा है तब से बीजेपी भाग खड़ी हुई है, और विपक्ष की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो यहां पे बी सुदर्शन रेड्डी हैं। और दोस्तों, सबसे मजे की बात तो यह है कि बीजेपी भी दक्षिण भारत से उम्मीदवार चुनी, और आप देख रहे हैं विपक्षी पार्टियां भी दक्षिण भारत से ही उम्मीदवार चुनी। अगर बात करें बी सुदर्शन रेड्डी की दोस्तों तो ये आंध्र प्रदेश से हैं, और यदि बात करें कि बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो तमिलनाडु से आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप ये पूरी बात को समझे होंगे, बी सुदर्शन रेड्डी को भी समझे होंगे, और आप राधा कृष्णन को भी समझे होंगे, और उपराष्ट्रपति यानी भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा में किसी को बोलने नहीं दे रहे थे, अभी दोस्तों उनका कोई पता आता नहीं है कि वो कहां पे हैं। बिल्कुल हो सकता है कि वो कहीं छुट्टियां मना रहे हों, और हो सकता है दोस्तों
और अभी इसका कुछ पता नहीं है। उम्मीद करते हैं दोस्त आप लोग पूरी बात को अच्छे से समझे होंगे। और यदि बात करें राहुल गांधी की, तो आप देख रहे हैं लगातार बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं दोस्तों, और बिल्कुल एक तरीके से भारी हुजूम इनके साथ जुड़ रहा है। अभी हाल फिलहाल की एक घटना है कि रात में ये भाषण दे रहे थे कि अचानक बारिश होने लगी, और पूरे सब लोग कयास लगा रहे थे कि सारे व्यक्ति तितर बितर हो जाएंगे, लेकिन कोई व्यक्ति वहां से हिला नहीं और राहुल गांधी का पूरा भाषण सुन के गया। तो दोस्तों एक कहा जा सकता है कि जब देश की जनता चाह दे बदलाव, तो बदलाव हो के रहता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्त आप लोग पूरी बात को समझे होंगे। हम लोग मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद।